मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि डिलीवरी का दौर औरत के जीवन का कितना नाजुक दौर होता है। ये तक कहा जाता है कि बच्चा पैदा करना औरत के लिए दूसरे जन्म के बराबर होता है। लेकिन वहीं भारतीय संदर्भों में महिलाओं को इस नाजुक दौर में किस कदर प्रताड़ित किया जाता है, इसमें न केवल गरीब और अशिक्षित लोग ही ऐसा करते हैं, बल्कि विदेश से पढ़कर आए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग भी लकीर के फकीर ही साबित होते हैं। और कई सारे साक्ष्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर कैथरीन मेयो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ हमें इन सब चीजों को बताती हैं। और साथ ही वे ये भी बताती हैं कि दाइयों को इतना पैसा नहीं मिलता कि वे हाइजीन मेंटेन करने के ऊपर ध्यान दे सकें। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि अछूतों के जो सामाजिक जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई सारे प्रावधान भी किए थे, जिनके बारे में अमूमन हमें कोई जानकारी नहीं होती। इस लिहाज से भी मिस कैथरीन मेयो की ये पुस्तक मदर इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड शुरू करते हैं। किंतु ये मानना अनुचित होगा कि दाई ही अपने इस निरर्थक कामों के लिए दोषी हैं। वे जो भी काम करती हैं वो प्राचीन सर्वमान्य रिवाज का ही हिस्सा होता है। अगर वे किसी रिवाज को छोड़ने या बदलने की कोशिश करती हैं तो परिवार की महिलाएं उसे ऐसा करने नहीं देंगी। वे इसके लिए उसे गालियां देकर भगा देंगी और किसी दूसरी विश्वसनीय दाई को बुला लेंगी। तो दाइयां यदि चाहें भी रूढ़ियों को तोड़ना तो लोग उन्हें तोड़ने नहीं देते हैं। प्रसव के लिए बुलाई गई दाई को लगभग 10 दिन तक जच्चा के पास रहना पड़ता है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य मरीज के पास नहीं रहता, क्योंकि उस समय जच्चा अपवित्र होती है। औरत के जीवन का सबसे नाजुक दौर होता है ये, और उसे बहुत ज्यादा देखभाल प्यार की जरूरत होती है, और ऐसे दौर में उसे अकेला छोड़ दिया जाता है एक गंदी बूढ़ी रूढ़िवादी दाई के साथ। इस अवधि में जच्चा और बच्चा के सारे काम दाई ही करती है। अंत में उसी से उस कमरे की दीवारों और फर्श पर गुबरी का लेप करवाकर उसे साफ कराया जाता है। दाई को अपने काम की मजूरी नवजात बच्चे के लिंग के अनुसार दी जाती है, जो बहुत ही कम होती है। सामान्यतः खुशहाल घरों में उसे आमतौर पर 1 रुपया और लड़की होने पर 8 आने अर्थात 50 पैसे मिलते हैं। एक धनी व्यक्ति लड़का होने पर अधिकतम 15 रुपए उसकी सेवा के लिए देता है। गरीब लोग दाई को उसके 15 दिन के काम की एवज में 4 आने अर्थात 25 पैसे या 5 आने अर्थात 26 पैसे लड़के के जन्म पर और 2 या 3 आने लड़की के जन्म पर देते हैं। दाई स्वयं भी इतनी गरीब होती है कि एक अदद साबुन की टिक्की या साफ कपड़े तक खरीदने की उसकी क्षमता नहीं होती है, और ये चीजें उसे कहीं भी नहीं दी जाती हैं। इस प्रकार हत्याएं जारी रहती हैं। फुटनोट 18 VMSF रिपोर्ट पेज 89। भारत के बहुत से भागों में ब्रिटिश धर्मार्थ कोष से चलने वाली ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में समर्पण भाव से काम करने वाले डॉक्टर और नर्सें दाइयों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम बहुत कठिन है, क्योंकि दाइयां लगातार इसका विरोध कर रही हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं सीखना जिससे उनके ग्राहक उनसे सहमत न हो। तो यहाँ पर ये बात तो साबित होती है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ के लोग कुसंस्कारों और पुराने सड़ी गली रीति रिवाजों के चलते अपना उद्धार करने से उन्हें रोक रहे थे। एक महिला डॉक्टर ने मुझे अपनी दाई कक्षा में झुर्रियों वाली बूढ़ी स्त्रियों को दिखाते हुए कहा, हमें इन स्त्रियों को कक्षा में आने के लिए इंग्लैंड से प्राप्त फंड से धन देना पड़ता है। हम इसमें से कुछ को दाई का काम छोड़ने और अन्य कोई काम करने के लिए भी धन देते हैं। यह धन कुछ कम होता है पर जीने के लायक होता है। तो मतलब उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए ये सारे काम भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे थे उस वक्त। ये इतनी बूढ़ी, इतनी बुद्धिहीन और सामान्यतः इतनी दुखी हैं कि इनमें कुछ सीखने की क्षमता ही नहीं है। फिर भी जब हम इनको कहते हैं कि तुम दाई का काम मत करो क्योंकि इससे तुम उनका नुकसान करती हो, तो वे कहती हैं, फिर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? यही तो हमारी जीविका है। और यही सच भी है। ऐसी ही एक घटना मेरे संज्ञान में आई, जो उत्तर भारत में इसी फंड से संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की है। वहां जो प्रशिक्षण देने वाली महिला डॉक्टर थी, वह एक सुंदर और उत्साही युवा स्त्री थी, जो हमेशा सुंदर और फैशनेबल दिखाई देती हैं। वह लाहौर में दाइयों को प्रशिक्षण दिया करती थी।
उसने प्रशिक्षित स्नातक दाइयों को हिदायत दे दी थी कि अगर कोई जटिल मामला हो तो सलाह के लिए उसे बुला लिया जाए। 1926 की एक सर्द सुबह में, अब ये जरा केस सुनिए किस तरह का है। 1926 की एक सर्द सुबह में 3 बजे उसे उसकी एक स्नातक प्रशिक्षिका का बुलावा आया। बुलावा एक अछूत के घर के लिए आया था जो एक कीचड़ भरी गली में 8 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें परिवार की 3 पीढ़ियों के 10 लोग रहते थे और मरीज को छोड़कर वे सभी सोए पड़े थे। एक भेड़, 2 बकरियां, कुछ मुर्गियां और एक गाय भी वहां थी, क्योंकि गृह स्वामी को पड़ोसियों पर भरोसा नहीं था। शायद इसलिए मिट्टी का दिया जल रहा था और कोई रोशनी नहीं थी। उन लोगों और जानवरों के शरीरों से होने वाली गर्मी के सिवा कोई गर्मी नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ दरवाजा था और वह भी बंद था। कमरे के पीछे एक छोटी सी कोठरी में 4 चारपाइयां एक के ऊपर एक करके रखी हुई थी जिन पर परिवार के लोग सो रहे थे। उनमें नीचे से तीसरी चारपाई पर एक स्त्री लेटी हुई थी जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। यकीनन प्रसव पीड़ा होती है तो औरतें चीखती चिल्लाती भी हैं, लेकिन फिर भी देखिए घर के बाकी लोग जो हैं 10 के 10 लोग सोए पड़े हैं। तो ये तो यहाँ के औरतों के मुद्दे होते हैं। दादी ने सोते हुए बताया, दाई बाहर गई है, और ये कहकर उसने दीवार की तरफ करवट ले ली। एक क्षण भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह समय दाई को ढूंढने का नहीं था। सौभाग्य से चारपाइयों के पास ही गाय आराम से लेटी हुई थी, इसलिए हमारी वह चुस्त अंग्रेज महिला डॉक्टर तुरंत उस शांत और सीधी गाय की पीठ पर सवार हो गई और वहां से वह लड़का और एक लड़की यानी एक नन्हे हिंदू जोड़े को संसार में लाने में सफल हो गई। जैसे ही काम खत्म हुआ, दाई गुस्से से वापस आ गई। वे आंगन के बाहर जच्चा के पति से एक सिक्के के लिए लड़ रही थी जो नाल काटने से पहले उसकी हथेली पर रखा जाना था। हथेली पर कुछ भी पहले रखवाए बिना कोई भी चतुर दाई नाल नहीं काटती। यह सिर्फ एक सामान्य अनुभव था। भारतीय भद्रजनों के एक समूह ने अपने क्षेत्रों में मौजूद इस पूरी समस्या पर विचार करते हुए कहा, निस्संदेह हम भारतीयों में दाइयों का काम अलग तरह से होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यहाँ इस काम को करने के लिए अंग्रेज डॉक्टरानियों का काफी संख्या में मिलना संभव है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन भद्रजनों को बजाय इसके कि स्टाफ जो है वो पूरा तरीके से नहीं है सबके लिए, चिंता इस चीज की होनी चाहिए थी कि दाइयों को भी जो है वो अनट्रेंड ना छोड़ा जाए, उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए नर्सों और डॉक्टरों के पास भेजा जाए, जिससे कि मृत्यु दर जो है उसमें कमी आ सके। आज की युवा पत्नियों में ऐसी बहुत कम है जो आधुनिक मेडिकल सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, किंतु विरोध घर की बूढ़ी महिलाओं की तरफ से होता है और उस विरोध का असर भी होता है। पंजाब की उन अनेक ब्रिटिश महिला डॉक्टरों में भारत के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाली अत्यंत प्रतिष्ठित डॉक्टर एग्नेस सी स्कॉट MBBS कहती हैं, फुटनोट 19, VMSF रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 91, और सर पैट्रिक हेहिर, द मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया, हेनरी फ्राउंड एंड स्ट्रॉटन, लंदन 1923, पृष्ठ संख्या 125 से 131। अब क्या कह रही है, जरा इस पर गौर कीजिए। एक शिक्षित व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रसव कार्य के लिए एक अच्छी प्रशिक्षित दाई को चाहता है, परंतु वह घर की पुरानी औरतों के अज्ञान और पूर्वाग्रह के कारण उनके विरोध के सामने बेबस हो जाता है, क्योंकि घर में असली हुक्म उन्हीं का चलता है। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हम पढ़ चुके हैं कि सास बनते ही जो है औरत का प्रमोशन हो जाता है घर में, फिर वो अपनी मनमानी चलाती है। और एक कहावत भी है ना कि इंसान पूरी दुनिया से जीत सकता है लेकिन अपनों से हार जाता है, तो यहाँ पर वही बात लगता है लागू हो रही है। इसी विषय में डॉक्टर KO वोगन कहती हैं, फुटनोट 20, VMSF रिपोर्ट पेज नंबर 101, स्त्रियां ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और यदि कोई इन दादियों और परदादियों को प्रशिक्षित और जागरूक करने का कोई उपाय निकाल सके तो उन्हें इस बात के लिए राजी कर सके कि वे अप्रशिक्षित गंदी बाजारी दाई को न बुलाएं, तो ये भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा। पर मेरे विचार से यह एक असंभव काम है। तो रूढ़ियां तोड़ना इतना भी आसान नहीं होता है। तो दुनिया में सबसे जो दुष्कर काम है ना, वो अपनों से लड़ना ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि अपनों से जीतना सबसे मुश्किल काम होता है।
इसलिए घर में सबसे पहले आपको लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है यदि आप रूढ़ियां तोड़ना चाहते हैं। एक अन्य महिला सर्जन लिखती हैं, फुटनोट 21, वीएमएसएफ रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 71। आमतौर पर सास या कोई बूढ़ी महिला ही जच्चा की देखभाल करती हैं, क्योंकि स्वयं उनका प्रसव भी पुरानी परंपराओं से हुआ है, इसलिए वे उन्हीं को अपनाने पर जोर देती हैं। ये प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है कि प्रसव की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी घर की बूढ़ी महिला का ही काम है और पुरुष को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि शायद यही कहकर चुप करा देती होंगी कि तुम्हें क्या पता कि बच्चा कैसे पैदा होता है, तो हम औरतें ही जानती हैं। इस प्रकार एक विचित्र चित्र उभरता है। अब ये जो डिस्कशन यहाँ पर कैथरीन मेयो लिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पुरुष का चित्र जिसने अपनी पत्नी को प्राचीन काल से ही गुलाम बनाकर रखा है और जिसकी उसे लोक और परलोक दोनों जीवन के लिए पुत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। औरतों को ये सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इनके लिए पुत्र पैदा कर सके, बच्चा पैदा करने की मशीन टाइप। पर उसी पुरुष को अपनी उसी गुलाम की इच्छा के अधीन अपनी हार्दिक इच्छा को पूरा करने में निराशा मिलती है। उसके विचार में यही अच्छा था कि स्त्री अज्ञानता में रहे और हमेशा के लिए अपनी स्वाभाविक भावनाओं और रुचियों को दबा दे और उसे संसार में अपना देवता मानकर उसी की सेवा में लगी रहे। इसलिए वह बचपन से मृत्यु तक अनगिनत सदियों से कठोर अनुशासन के अंतर्गत उसकी आज्ञाकारी सेविका बनी घूमती रहती है। तो यहाँ पर बचपन का भी जिक्र कैथरीन मेयो ने किया है और यहाँ पर मैं कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं के सबसे पहले जो दुश्मन है वो उसका अपना परिवार ही होता है, पिता, माता और भाई के रूप में। सबसे ज्यादा शोषण वही लोग करते हैं, पढ़ने से रोकते हैं, कोई सपने नहीं दिखाते हैं और भाई को पढ़ाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई अमूमन रोक दी जाती है, बेशक लड़की जो है वो अपने भाई से कितनी भी ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो। उनको ये नहीं सिखाया जाता, शुरू से ये चिंता होती है कि लड़की की तो शादी करके इसको निपटा देना है। परिवार को, माता पिता को ये चिंता नहीं होती है कि लड़की यदि कुछ बन गई तो अपनी जीवन की सुख सुविधाएं वो खुद जुटाने के काबिल हो जाएगी। ये सोच किसी के समझ में नहीं होती है। जबकि पुरुष को बचपन से मृत्यु तक अनगिनत सदियों से किसी अनुशासन में नहीं रखा गया है, अतः जैसा उन्होंने बोया था वैसी ही उनकी फसल तैयार हुई है। स्त्री सनातन मर्यादाओं की चट्टान पर मर गई। वह करुणा की प्रतिमूर्ति मरकर भी परिवर्तन नहीं ला सकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परिवर्तन लाने के लिए लड़ना पड़ता है। बॉर्डर फिल्म में आपको सनी देओल का एक डायलॉग याद होगा कि कोई भी लड़ाई मरकर नहीं जीती जाती है, जंग जो है वो जिंदा रहकर ही जीती जा सकती है। वह करुणा की प्रतिमूर्ति मरकर भी परिवर्तन नहीं ला सकी। पुरुष का संकल्प और उद्देश्य, उसकी शक्ति और हिम्मत इतनी कमजोर पड़ गई कि वह अपने ही घर में पराजित होकर अपने ही गुलाम के हाथों में आ गई। कितना सटीक एनालिसिस यहाँ पर मिस कैथरीन मेयो लिख रही है कि भारतीय पुरुष जो अपनी महिलाओं को हमेशा गुलाम बनाकर रखते हैं और ऐसे नाजुक दौर में जब वे पुत्र प्राप्ति चाहते हैं अपनी महिलाओं से, उन्हीं के गुलाम वो हो जाते हैं और उन्हीं की रूढ़ियों को वे सही मानने लगते हैं। पढ़े लिखे पुरुष भी जो ये जानते हैं कि रूढ़िवादी औरतें जो हैं वो गलत कर रही हैं। भारत में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 20 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। भारत की ताजा जनगणना में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40% बच्चे जन्म के 1 सप्ताह के बाद मर जाते हैं, जबकि 60% बच्चों की मृत्यु जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। फुटनोट 22, सेंसस ऑफ इंडिया 1921 वॉल्यूम 1 पार्ट 1 पेज 132। भारत में अभी भी सिर्फ सबसे ज्यादा मरे हुए बच्चे ही पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण सिफिलिस और सूजाक की बीमारी है। इनमें एक कारण यह भी जोड़ा जा सकता है कि बच्चा संसार में आने के लिए जन्म के समय के धक्के को सहन करने में पूरी तरीके से असमर्थ होता है। भारत में जन्म और मृत्यु के आंकड़े साफ नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिकांशतः अशिक्षित ग्रामीणों द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है। अगर बच्चा मर जाता है तो माँ 1-2 दिन अंधेरे में रोती रहती है, किंतु यदि गांव के पास नदी होती है तो बच्चों के मृत शरीर को बिना कफन ओढ़ाए ऐसे ही नदी की धारा में बहा दिया जाता है, जहां चीले और कछुए उनके संक्षिप्त इतिहास को खत्म कर देते हैं। और ये ज्यादा संभव है कि गांव में कोई भी उस बच्चे के जन्म और मृत्यु की सूचना देने का काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों से संबंधित आंकड़ों को अधिक से अधिक अनुमानित आंकड़े ही कहा जाना चाहिए।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर ये जानना संभव होता तो इस बात की संभावना है कि पश्चिमी देशों के लोगों को इसकी कम संख्या देखकर आश्चर्य होता, न कि बड़ी संख्या देखकर। तो यहाँ पर जबरदस्त व्यंग्य कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं भारतीय संदर्भों में। एक अमेरिकन महिला डॉक्टर ने कहा है, मैं सोचती थी कि बच्चा एक कोमल प्राणी होता है, लेकिन यहाँ के अनुभव मुझे ये मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि जिस तरह से वे बच जाते हैं वह ये बताता है कि ये बच्चे सर्वकालिक रूप से मजबूत होते हैं। कितना करारा व्यंग्य है कि यहाँ पर जिन परिस्थितियों को झेलकर बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं वो साबित करते हैं कि ये कोमल नहीं, ये बहुत मजबूत प्राणी हैं। ये व्यंग्य ही है कि बच्चे एक नाजुक प्राणी होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है गर्भ से बाहर आने पर, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी कितने अनहाइजेनिक कंडीशंस में उनको रखा जाता है। यदि वो बच जाते हैं तो यही साबित होता है कि ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर इसका 8th चैप्टर समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम इसके 9th चैप्टर को लेंगे और वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव एनालिसिस जो है कैथरीन मेयो ने प्रस्तुत किया है कि हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक गठन में कितना फर्क है, वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ही यहाँ के पुरुषों को बड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड जरूर कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।